मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर मैं आपको आरो और अवरोह पढ़ा रही हूँ। ये क्या है, ये आपके क्या है, जो घटक होते हैं पठन के घटक, उसके अंदर ही है। ठीक है, पठन के घटक का ही टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका एक था विराम चिन्ह चल रहा था, जो एक घटक था जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली आरोह और अवरोह। आरोह और अवरोह से पहले मैं विराम चिन्ह के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के अंदर हमें किस किस प्रकार की जो मतलब है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कठिनाइयाँ आती है पढ़ाने में, वो सब मैंने आपको क्लियर किया था। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक है विराम चिन्ह का पहले, कि विराम की समस्या समाधान हेतु समस्या समाधान हेतु गतिविधियां या अभ्यास। हमें विराम चिन्ह की समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो पहला नंबर था कि विराम चिन्हों के ज्ञान को हम चार्ट व पोस्टरों का निर्माण करना। ठीक है, चार्ट व पोस्टरों का निर्माण करना तथा उचित पठन करने वाले छात्रों को आदर्श वाचन के लिए प्रेरित करना। देखो, पहला नंबर है कि चार्ट व पोस्टरों का निर्माण करना। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों को अगर विराम चिन्हों के बारे में बताना है तो हम विभिन्न प्रकार के चार्ट और पोस्टरों के माध्यम से उनको विराम चिन्हों का ज्ञान करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, वो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं करेंगे। और जिन बच्चों को ऑलरेडी पढ़ना आता है उन्हें बोलेंगे आदर्श वाचन के लिए उन्हें हम प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम जो पढ़ते हैं वही अगर वो उस चीज़ को रिपीटेशन करेंगे या बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो उनकी प्रॉब्लम्स है बची कुची वो सारी की सारी क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। फिर सेकंड नंबर आता है इसके अंदर, सेकंड नंबर आता है तीव्र गति से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तीव्र गति से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स वो पढ़ रहा है, कोई कंटेंट पढ़ता है, तो वो अगर धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, अगर वो धीरे धीरे पढ़ेगा तो उसे विराम चिन्हों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। उसको ये नहीं पता कि क्योंकि वो ऑलरेडी धीरे पढ़ रहा है, और विराम मतलब होता है रुक रुक के पढ़ना, कि ठहर के पढ़ना। तो किस जगह क्या कैसे कहाँ स्टॉप लेना है उसको इसकी नॉलेज नहीं है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चों को क्या करना है, तीव्र गति से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब एक फ्लो में पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जब वो बच्चा फ्लो में पढ़ेगा तो उसे क्लियर होगा कि मुझे कब कहाँ रुकना है और कैसे रुकना है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड आता है इसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना। जैसा कि मैंने बताया कि जब बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो उनको आने के बाद भी वो क्या करते हैं, उस चीज़ को धीरे धीरे धारा प्रवाह के साथ नहीं, बिल्कुल फ्रेंकली नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बच्चों के आत्मविश्वास के लिए टीचर्स को
मतलब समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब प्रतियोगिताएं लेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो पोडियम पे आके, जैसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है या फिर ना किसी भी प्रकार की बोलने से रिलेटेड जो प्रतियोगिताएं होती है, वो सारी की सारी जब वो वहाँ पे पोडियम पे जाके बच्चे बोलते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब उन्हें क्लासरूम में पढ़ने के लिए खड़ा किया जाता है, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हो सकती है? वाद विवाद, बाल सभा करवा सकते हैं। बाल सभा में बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ठीक है, बाल सभा, कहानी कथन के माध्यम से भी, लोक नाट्य के माध्यम से भी, मतलब जो नाट्य हम लेते हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स आयोजित करवाते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनके सभी के माध्यम से क्या होता है, हम बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, जो उनका पढ़ने में जो उन्हें कठिनाई आती है, वो एक आत्मविश्वास होने के साथ साथ क्या हो जाता है, जब उनमें आत्मविश्वास होता है तो कठिनाई क्या हो जाती है, उनकी बैक हो जाती है और वो समस्या उनके सुलझाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर आता है छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के विषय में उनके स्तरानुकूल होने चाहिए, जिससे कि उसमें उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करते हुए भाग ले सके। देखो, छात्रों के समक्ष जो प्रतियोगिताएं होती है, वो उसके स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि हम उनके स्तर के अनुसार ही प्रतियोगिता आयोजित नहीं करेंगे, फिर वो हाई लेवल का होगा या उनसे आगे होगा, तो वो उस चीज़ को क्लैरिटी नहीं कर पाएंगे, वो इजी गोइंग उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनके स्तर के अनुसार ही अगर हम प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे वे उसमें क्या करेंगे, पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करते भाग ले सकेंगे, मतलब अपने संवेगों को स्थिर रखते हुए क्या कर सकेंगे, भाग ले सकेंगे। जैसे स्वच्छता होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, इस तरह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो सेल्फी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है छात्रों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उन्हें पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक के माध्यम से वो ये जान पाएंगे कि हम
पढ़ने के अंदर जो जो कठिनाई अनुभव कर रहे हैं या जो जो हमारे अंदर दोष है, वो उन दोषों को दूर करेंगे, उन दोषों को त्याग करके वो क्या करेंगे, उन दोषों को सुधार करेंगे। इसलिए क्या होता है कि बच्चों को समय समय पर फीडबैक देना चाहिए। जैसे कि आप माइक्रो टीचिंग कर रहे थे और हम आपको फीडबैक देते हैं, जिससे आपकी माइक्रो टीचिंग के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो क्या होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी। तो वही चीज़ है कि पढ़ने में बच्चा जब पढ़ता है तो उसे फीडबैक देना चाहिए, जिससे वो अपने दोषों को दूर कर सके। अब आपका टॉपिक आता है आरोह और अवरोह। आरोह और अवरोह मीन्स होता है कि जब हम कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो एक भाव ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। और जब वो भाव ग्रहण नहीं कर पाते हम, तो ये माना जाता है कि आरोह और अवरोह में क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। उस कंटेंट में आरोह अवरोह का अभाव नहीं है कि हम एक रुचि के साथ और भाव ग्रहण करते हुए अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें आरोह और अवरोह शामिल होगा। तो ये भी एक माना जाता है पढ़ने के घटक में कि अगर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम किस तरह पढ़ेंगे उसको, चीज़ जो कंटेंट है उसको अगर हम समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आरोह और अवरोह होता है बेसिकली पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता है, तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती है और न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। मतलब क्या है, पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह और अवरोह का समावेश नहीं होता, मतलब जब आरोह और अवरोह का समावेश नहीं हो रहा तब क्या होता है कि जो पाठ्य वस्तु है उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती और न ही क्या होता है, पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। मतलब जब पाठ्य वस्तु में सार्थकता नहीं हो रही और भाव ग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर किसका अभाव है, आरोह और अवरोह का अभाव है। आरोह और अवरोह के अभाव में पढ़ने का बच्चों में क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता हमें किस तरह से पढ़ना है। अब आरोह और अवरोह में क्या क्या कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसमें पहली आती है आरोह अवरोह की कठिनाई के कारण। पहला आता है इसके अंदर, शीघ्रता से पठन। शीघ्रता से पठन मतलब होता है जब बच्चे जल्दी पढ़ते हैं तो उन्हें वो भाव ग्रहण नहीं हो पाता, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता और शीघ्रता से पढ़ने के चक्कर में एक आरोह और अवरोह का क्या आ जाता है, अभाव आ जाता है। आरोह और अवरोह नहीं हो पाता क्योंकि आप खुद देखते हो कि आपके सामने कोई स्टोरी या कुछ है, आप उस चीज़ को जल्दी रीड आउट करोगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही वो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे किसकी बात हो रही है, आरोह और अवरोह की होती है, क्योंकि बच्चे का ध्यान सारा किस पे जा रहा है, शीघ्रता से पढ़ने में जा रहा है। फिर सेकंड आता है समझ कर ना पढ़ना।
समझकर ना पढ़ना, मतलब अगर किसी भी विषय वस्तु को हम समझकर नहीं पढ़ेंगे, उसके भावों को नहीं समझेंगे, तो हमें आरोह और अवरोह में कठिनाई उत्पन्न होगी। और इसके विपरीत यदि हम किसी विषय वस्तु को उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आरोह और अवरोह, मतलब आरोह और अवरोह आ जाता है। मतलब इसके अंदर क्या आ जाता है, इस चीज़ का यूटिलाइज होने लगता है। तो जहाँ पर समझकर ना पढ़ना आता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई कंटेंट है, ठीक है, और आप उस चीज़ को समझकर नहीं पढ़ रहे हो और आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। जैसे इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश अपन बुक खोल के तो बैठते हैं, लेकिन कई चीज़ें अपन को समझ में नहीं आती, तो वहाँ अपन कैसे कह सकते हैं कि असेंट और डिसेंट क्या है, वहाँ पे स्किप किया हुआ है, मतलब वहाँ पे हाइट मतलब नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिख रही है, हमें असेंट और डिसेंट वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो वही चीज़ होती है। मेन है इंग्लिश का ही ले सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ है जल्दी जल्दी पढ़ रहे तो वो इंग्लिश में हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को समझ कर नहीं पढ़ रहे, टाइम्स इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जल्दी उसमें चीज़ हम समझ नहीं रहे और सिर्फ रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे असेंट और डिसेंट नहीं है। और जहाँ पे असेंट और डिसेंट नहीं होते, भाव को ना समझ कर पढ़ने का सबसे, अब हम उस चीज़ को समझ के क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमें मीनिंग ही नहीं पता उसके बारे में। तो इसमें दो कारण उत्पन्न हो सकते हैं, एक तो आपके हाई लेवल का है वो चीज़, कंटेंट इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर वो चीज़ आपको ऑलरेडी समझ में ही नहीं आती, ठीक है। या तो हाई लेवल का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जैसे वही चीज़ है कि हिंदी सबको आती है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो क्या करते हो, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो दो बातें हो गई, आपके स्तर से ज़्यादा है, और दूसरी बात आपको उसमें रुचि नहीं है, इसलिए वो चीज़ आप समझ कर नहीं पढ़ रहे। और जहाँ वो चीज़ समझ कर नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आरोह और अवरोह नहीं हो रहा और उसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। फिर थर्ड आता है इसके अंदर धारा प्रवाह का अभाव। धारा प्रवाह का अभाव, जहाँ बात होती है फ्लुएंटली की, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ हमें समझ में नहीं आ पाती। जहाँ धारा प्रवाह नहीं होते, वहाँ आरोह और अवरोह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब क्या होता है, जब हम फ्लुएंटली उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे, किसी फ्लो में उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते, शीघ्रता की बात हो रही है कि मतलब वो चीज़ नहीं समझ पा रहे, जल्दी जल्दी पर रीड कर रहे हैं। और धारा प्रवाह मतलब हो रहा है कि वो चीज़ समझ में आने के बाद भी, मतलब वो क्या हो रहा है कि हम समझ तो पा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, उसकी हमें वो यही नहीं पता कि हमें पढ़ना किस बिहाफ पे है, हमें वो फ्लो ही नहीं आ रहा पढ़ने का, तो वो हमें आरोह अवरोह की कठिनाई वहाँ पे उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट आता है मूल भाव का विपरीत पठन। मूल भाव का विपरीत पठन, इसका मतलब होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे। हास्य पठन है, लेकिन हम उसे किस बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आरोह और अवरोह की कठिनाई महसूस होगी कि मूल भाव क्या है, लेकिन उसके विपरीत ही हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वही चीज होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अधिक धीमी आवाज में आप माइक्रो टीचिंग करवाने हो और पोडियम पे आते हो, क्या आप इतना धीरे बोलते हो कि सामने वाला बच्चे समझ ही नहीं पाते। वही चीज़ है इसके अंदर कि क्या हो रहा है कि बच्चे की जो आवाज़ होती है वो कंटिन्यूसली बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से क्या बोल रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो चीज़ समझ में ही नहीं आती। और जहाँ पे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे आरोह और अवरोह की क्या हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है। और लास्ट आता है इसके अंदर अधिक तेज आवाज में पठन। अधिक तेज आवाज में पठन, वही चीज है कि अधिक तेज आवाज में पठन। हम देखते हैं कि जैसे हम कोई बहुत लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि क्या हो रहा है, वो इतनी ज़ोर से बोल रहा है कि उसकी हमें सिर्फ आवाज़ आ रही है, और वो बोलना क्या चाह रहे हैं वो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आ रही। तो हमें क्या होता है, जो आवाज़ होती है वो हमें स्तर के अनुसार या एक वातावरण के अनुसार रखनी चाहिए, मतलब एक क्लासरूम के लेवल के अनुसार रखनी चाहिए,
ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज रखनी चाहिए। इन दोनों के से ही आरोह अवरोह में कठिनाई अनुभव होगी, या ये मान लो आरोह अवरोह का अभाव देखा जाएगा। तो ये आप क्या थी, कठिनाइयाँ थी आरोह अवरोह में आने वाली। अब इसका समस्या का जो समाधान है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह में आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। पठन की प्रक्रिया में आने वाली आरोह अवरोह में आने वाली कठिनाइयों के कारणों को लिखिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।